तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि समुद्र में या सागर में किस तरह से वाटर सेल बनता है, यानी कि जल का एक साइकिल बनता है। और एक ज्योग्राफर थे जिसका नाम था एकमैन स्पाइरल। उन्होंने, एकमैन महोदय नाम था उनका, तो उन्होंने इस स्पाइरल को खोजा था या इस सेल को खोजा था और बताया था कि किस तरह से सागर में निरंतर इस तरह का सेल बनता है और इस सेल के वजह से जलधाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते रहती है और उन सारे कोस्टल रीजन का जलवायु पर प्रभाव डालती है। तो आज का हमारा टॉपिक है गायरल, GAYRAL, गायरल। क्या होता है गायरल और कैसे काम करता है? तो इसको समझने के लिए आपको एक मैप बनाना होगा। जैसे मान लो ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, इधर नॉर्दर्न अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। इसको आप इक्वेटर मान लो, 0 डिग्री। अब स्वाभाविक है कि ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये साउथ अटलांटिक है। अब यहां पे आप देखेंगे तो एक वाटर करंट चलता है ऐसे। ऐसे ठीक है। इस नॉर्थ अटलांटिक वाटर करंट के बीच वाले क्षेत्र को सरगैसो सागर भी कहा जाता है। सरगैसो सागर या सारगैसो सी, सारगैसो। अब यहां की कहानी आपको समझना है और देखना है कि कैसे कैसे क्या होता है। यहां पे इसको जो रेड कलर है वो समझ लो, वहां तक वो हॉट करंट है और फिर वो कोल्ड करंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लैक वाला कोल्ड करंट है और रेड वाला हॉट करंट है, ठीक है। ये है गुयाना, गुयाना करंट। लिखते भी चलना है, अलग से टाइम नहीं मिलेगा। फिर ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गया यूकाटन चैनल।
यूकैटन चैनल। नेक्स्ट हो गया फ्लोरिडा करंट। यूकाटन चैनल, फ्लोरिडा करंट। उसके बाद ये हो गया गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। ये हो गया लेब्राडोर। लेब्राडोर, लेब्राडोर को हिंदी में लिख लो, सॉरी ब्लैक में, ये ठंडी चैनल है तो ब्लैक में लिख लो लेब्राडोर। लेब्राडोर डॉग भी होता है, बड़ी खतरनाक डॉग होता है। फिर इसके बाद हो गया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यहाँ पे लेब्राडोर, ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये यहाँ पे पार हुआ था, ये हो गया नॉर्थ यूरोपियन या वेस्ट यूरोपियन करंट, नॉर्थ यूरोपियन ही नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन करंट। यहाँ पे हो गया नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन करंट। यूरोपियन करंट। नेक्स्ट हो गया कनारी करंट। ये हो गया कनारी। कैनारी, ये हो गया कनारी करंट। इसमें मिक्स कर दो क्योंकि न ये ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, अब इसी पे हम लोग गायरल को समझने वाले हैं। कैनारी के ये ऊपर कौन सा, ये पिक्चर नहीं दिख रहा क्लियर, तो फिर से रीलॉग इन कर लो, दिखने लगेगा। अच्छा, ज्वाइन करने में दिक्कत होता है। अच्छा जी, तो क्या पूछना है पूछो। कैनारी धारा, कैनारी करंट, CANARY, कैनारी करंट, CANARY, कैनारी करंट। इसको फटाफट लिख लीजिए आपको।
हो गया। ये नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा। उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा। इधर है युकाटन जलधारा क्या चैनल, इधर है फ्लोरिडा करंट, इधर है गल्फ स्ट्रीम, इधर है लेब्राडोर, इधर है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद है नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन करंट, उत्तर पश्चिम यूरोपियन करंट। यह है कैनारी करंट। नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा। अब आपसे इसमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है कि फ्लोरिडा करंट किस नेचर का है, कहां पे चलता है, युकाटन चैनल कहां पे है, लेब्राडोर किस तरह की जलधारा है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है, कहां पे चलता है, कैनारी किस तरह की जलधारा है, ये सब पूछा भी जा चुका है। तो आपसे किसी भी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे गायरल को समझना है, यानी कि ये जो साइकिल ऑफ करंट है, ये इसको समझना है कि ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है। और ये जो बीच में है इस सागर को नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तर और दक्षिण में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, इस दोनों के बीच के सागर को सैरागोसा सी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सैरागोसा घास पाया जाता है, एक विशेष किस्म की घास पाई जाती है, इसलिए इसको सैरागोसा सागर कहा जाता है। दूसरी बात, इस सागर की एक विशेषता ये है सैरागोसा सी के कि इसका किनारा तट नहीं है बल्कि ड्रिफ्ट है। तब आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा सागर है जिसके किनारे तट से नहीं बल्कि ड्रिफ्ट से गिरा हुआ है या धारा से गिरा हुआ है, तो ये सैरागोसा सी। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में आप खड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा कि चारों तरफ से जल ऐसे घूम रहा है। अगर आप यहाँ पे बीच में खड़े हो जाएंगे तो इधर हाथ लगाएंगे तो पता चलेगा इधर से जलधारा आ रही है, इधर हाथ लगाएंगे तो पता चलेगा इधर से आ रही है, इधर लगाएंगे तो इधर से आ रही है, इधर लगाएंगे तो इधर से आ रही है। तो इस तरह से चारों दिशाओं में अगर आप अपने हाथ को घुमाएंगे तो आपको जलधारा मिलेगा, करंट चलता हुआ, साइकिल ऑफ करंट। ये अगर लिख लिए हो तो इस पे हम चर्चा करें। इसी चीज को एकमैन महोदय ने खोजा था, EC नाम था उनका, ECMAN, एकमैन, उन्होंने इसको खोजा था, इसीलिए इस साइकिल को एकमैन स्पाइरल भी कहा जाता है, SPAIRAL, एकमैन स्पाइरल। क्योंकि उन्होंने ही इसको खोजा था। अब इसकी प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है? दरअसल होता क्या है कि बात करें हम लोग, हो गया आप लोगों का? हाँ, दरअसल होता क्या है कि आपको पता है कि इक्वेटर पे करंट का उत्पत्ति होता है। हमने पिछले क्लास में बात किया था कि विषुवत रेखा पर जो करंट चलता है वो पूरब से पश्चिम की ओर चलता है, ये हम लोग जानते हैं। क्यों चलता है? क्योंकि व्यापारिक हवाएं ऐसे चलती हैं। तो इसीलिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गुयाना के तट के पास से नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट पूरब से पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है। अगर ये इक्वेटर के पास है
इक्वेटर के पास से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो स्वाभाविक है कि नेचर से कैसा होगा, गर्म होगा। क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं कि 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक के वाटर करंट गर्म होते हैं। आप यहां पर भी देखिए, यहां तक ये जल राशि गर्म आपको मिलेगी, चाहे उत्तर की बात करें चाहे दक्षिण की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो इक्वेटर पे अगर कोई जल राशि या जल धारा चलना शुरू किया तो स्वाभाविक है कि ये बाई नेचर हॉट होगी, गर्म होगी। तो गुयाना के तट पर से नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट का उदय होता है और ये पूरब से पश्चिम की ओर चल देता है। चलने के बाद ये दक्षिण अमेरिका के युकाटन के पास जब उत्तर की ओर घूमता है तो इसका नाम हो जाता है युकाटन चैनल। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच ये युकाटन चैनल के नाम से जाना जाता है। उससे आगे जब पहुंचता है तो फ्लोरिडा के तट पर, अमेरिका के फ्लोरिडा के कोस्ट पर इसको फ्लोरिडा करंट के नाम से जाना जाता है। उसके आगे इसका नाम बदलता है और ये हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, युकाटन करंट और फ्लोरिडा करंट और गल्फ करंट, ये सारे के सारे चारों के चारों हॉट करंट है, गर्म जलधारा है। ठीक इसके उत्तर में आने पर यहां से उत्तर से एक ठंडी जलधारा आ रही है, लेब्राडोर। क्यों उत्तर से यहां आ रही है, क्यों नहीं ये इधर चली गई, क्यों नहीं उधर चली गई, यही क्यों आ रही है? तो आप देख चुके होंगे, हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि जहां पे सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है वहां पे वेपोराइजेशन ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और वाष्पीकरण ज्यादा होने के कारण जल वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठते रहता है और जल में बचा सैलिनिटी या लवणता बढ़ते चली जाती है और इसके कारण से सी लेवल या सागर का जल सतह बैठने लगता है भारी होकर के। तो इसको भरने के लिए उत्तरी क्षेत्र से, और अगर इधर का क्षेत्र है तो दक्षिणी क्षेत्र से ठंडी जल राशि चली जाती है, यानी कि इधर का डेंसिटी बढ़ा तो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर जल चलने लगता है। इसीलिए यहां से लेब्राडोर करंट यहां पे आता है और इसमें मिल करके फिर आगे की ओर निकल पड़ता है। इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब आगे बढ़ता है तो यूरोप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से टकरा करके एक पूरब की ओर चले जाता है और दूसरा ब्रिटेन से टकरा करके, ब्रिटेन के पास एक कनारी आइलैंड है, वहां से टकरा करके दक्षिण मुड़ जाता है। यानी यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। एक चले जाता है इधर, जिसे नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन करंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा यहाँ से कनारी आइलैंड से घूम जाता है, जिसको कनारी करंट कहा जाता है। अब जैसे ही यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ा, ये ठंडी जलधारा हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेब्राडोर से मिलने के बाद इस गर्म वाटर करंट का नेचर बदल जाता है और धीरे धीरे पूरे शीतल हो जाता है। और इधर ये एक धारा चली गई और दूसरी धारा कनारी करंट के रूप में दक्षिण की ओर चले जाती है और वापस फिर गुयाना के कोस्ट पे आकर के यहाँ से फिर इक्वेटोरियल करंट से मिल करके पुनः ऐसे चलने लगती है। तो इस तरह से ये एक साइकिल बनता है। इसी साइकिल को एकमैन स्पाइरल कहा जाता है, क्योंकि एकमैन महोदय ने इसको खोज किया था। समझ में आया? अब इसमें कुछ और विशेषताएं आपको देखने को मिलेगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा हम पंखा चालू करेंगे। अब इस एकमैन स्पाइरल की एक विशेषता ये है कि जब ये धारा हवाओं के द्वारा तो चलती है, लेकिन जैसे ही ये पूरब से पश्चिम की ओर जाती है तो पश्चिम आने के बाद ये दाहिने ओर विक्षेपित होने लगती है। यानी कि आप ऐसे समझ लो, जब वाटर करंट इधर से चलती है तो चलने के दौरान नीचे नीचे इसका जल, पानी
ऐसे होने लगता है पश्चिम की ओर, जैसे सॉरी पश्चिम, यहां पे देखा जाए, यहां पे नहीं, यहां पे पश्चिम की ओर विक्षेपित होने लगता है ऐसे ऐसे। क्यों पश्चिम की ओर विक्षेपित होने लगता है? तो इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। चलता तो ये है, चलने का तो इसका मुख्य कारण है ट्रेड विंड, व्यापारिक हवा, लेकिन चलने के दौरान ये अपने पश्चिम की ओर विस्थापित होने लगती है, रिप्लेस होने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है कि पश्चिमी अमेरिका के ये इन तट के किनारों पे इस वाटर करंट का जल बहुत पर्याप्त मात्रा में जमा हो जाता है, यानी इधर जल राशि बढ़ जाता है ये सब जगह पे, क्योंकि पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। ऐसे गया ऐसे, और दूसरी ओर इस तरफ पूरब की ओर जल कम होने लगता है। तो इधर जहां सघन हो जाता है जल ज्यादा होने के कारण, तो ये एरिया विरल हो जाता है, यानी कि यहां पे जल की मात्रा पर्याप्त होती है पश्चिम में, तो इधर पूरब में कम हो जाता है। अब इसके कारण से क्या होता है कि ये जो वाटर करंट है लेब्राडोर से टकराने के बाद इसका कुछ तो जल इधर चले गया, कुछ जल नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठने लगता है, और नीचे बैठ करके नीचे नीचे चलने लगता है। इसी तरह से यहां पर भी होता है, यहां पर भी जल एक जगह पश्चिम की ओर जमा हुआ, जमा होने के बाद कुछ उधर चले गया और कुछ जल नीचे बैठने लगता है, और बैठ करके नीचे नीचे ऐसे चलने लगता है। इसी को सब सरफेस वाटर करंट कहा जाता है, अधः स्तरीय समुद्री जलधारा, और ये इन विरल क्षेत्रों में आकर के निकलता है। ये प्रक्रिया जहां जहां इस तरह के सेल बनेगा या जहां जहां पे गायरल बनेगा वहां पे आपको मिलेगा। विशेष करके ये प्रक्रिया उत्तरी गोलार्ध में सब ट्रॉपिकल रीजन और सब पोलर रीजन में मिलता है। यानी अगर ये गायरल को आपको देखना है तो सब ट्रॉपिकल रीजन में तो एक यही हो ही गया, अटलांटिक महासागर वाला। इसके उत्तर में सब पोलर रीजन में या उपध्रुवीय क्षेत्र में भी गायरल मिलता है। इस गायरल की एक खासियत यह है कि उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी के सुई के अनुसार चलता है, ऐसे आप देखिए ऐसे चलता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का अगर गायरल होगा तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलेगा। क्यों चलेगा अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि इधर से ऐसे मूव होता है, ये इधर से करंट आया, ऐसे टकराया, इधर हुआ और ऐसे चलता है। समझ में आया? तो ये गायरल की विशेषता है। अब अधः समुद्री जलधारा क्या होता है, कैसे चलता है, वो एक अलग विषय है, उसका अलग मैकेनिज्म है जो हम लोग बारीकी से समझेंगे। लेकिन इसमें ये चीज को समझ करके रख लीजिए। और ये कहां कहां निकलता है अधः समुद्री जलधारा, वो भी हम लोग उस टॉपिक में देखेंगे। तो गायरल क्या है, कैसे चलता है, क्या कारण है, इसका दे रहा आप लोगों को। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर, या सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह गायरल सिकुड़ जाता है, या सिकुड़ जाएगा क्यों, पश्चिम की ओर विक्षोभ के कारण। और यहां पर जल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, ये एरिया में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्यों, पश्चिम की ओर रिप्लेस होने के कारण, विस्थापन के कारण सिकुड़ जाती है। जबकि इसी अक्षांश पर सिकुड़ जाती है, क्या लिखे, पश्चिमी तट पर सिकुड़ जाती है और वहां पर जल की मात्रा पर्याप्त हो जाती है या अधिक हो जाती है। तो दूसरी ओर इसी अक्षांश पर अवस्थित अफ्रीका के पश्चिमी तट पर
इसी अक्षांश पर अवस्थित अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जल की मात्रा विरल हो जाती है या कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के तट से जल नीचे नीचे बैठ करके, अमेरिका के तट पर जल नीचे से या नीचे नीचे बैठ करके मोरक्को के पास, अफ्रीका के मोरक्को के पास या सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल के पश्चिम में बाहर निकलता है या सतह पर आता है। चूंकि जल नीचे नीचे आता है सहारा मरुस्थल के पश्चिम में, हाँ वेस्ट में, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, इसके वेस्ट में ये सहारा डेजर्ट है, तो इसके पश्चिम में अब यहाँ पे बैठा जल, यहाँ पे जल पर्याप्त जमा हुआ, यहाँ जमा होने से एक करंट इधर गया, दूसरा यहाँ से नीचे बैठ गया, नीचे बैठ करके नीचे नीचे आने लगा ये जल, और यहाँ पे मोरक्को है और यहीं पे सहारा डेजर्ट है, तो यहाँ पे निकलेगा क्योंकि यहाँ जल की मात्रा कम है। अब नीचे से नीचे बैठने के कारण ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण यहाँ पे इसका अपवेलिंग होता है, ऊपर निकलता है ठंडा होकर के। मोरक्को के पास सहारा मरुस्थल के पश्चिम में बाहर निकलता है। इसे अपवेलिंग की क्रिया कहा जाता है। इसी अक्षांश पर यह चीज आपको कैलिफोर्निया में भी मिलेगा। ये कहां कहां होता है, तो ये क्रिया कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिण अमेरिका में आटाकामा डेजर्ट वहां पर भी होता है। यहाँ पे जो गैरल है उसकी वजह से आटाकामा डेजर्ट, हम लोग मरुस्थल पढ़ेंगे तो विश्व का कहाँ कहाँ मरुस्थल है, कैसे होता है मरुस्थलीकरण, वो एक अलग विषय है। तो आटाकामा में मरुस्थल के पास, उसी तरह से नामी का कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के पास, में अपवेलिंग की क्रिया, ठंडी जलधारा की क्रिया, ठंडी जलधारा ऊपर निकलती है। तो ये कुछ गायरल के फीचर हैं जो वाटर करंट का साइकिल तो बनाते ही हैं, एक चेन तो बनाते ही हैं, साथ में अधः समुद्री जलधारा का भी विकास करती है। अधः समुद्री जलधारा विकास का और भी कारण है जो हम लोग अलग से पढ़ेंगे।